नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने शो में जिसका नाम है मार्गदर्शक। मैं हूं आपके साथ एकता एंड मेरे साथ है ममता अवस्थी मैम। मैम वेलकम टू द शो। थैंक यू एकता, माय प्लेजर टू बी विद यू। आज हम उन चीज़ों पे बात कर सकते हैं जिनमें यूथ शायद उतना परेशान नहीं है क्योंकि वो जानते ही नहीं कि ये उनसे गलती हो रही है। मींस वो अनअवेयर है, उन्हें रियलाइजेशन नहीं है कि वो अननोइंगली गलती कर रहे हैं। लेकिन उनकी इन गलतियों की वजह से सोसाइटी हम परेशान है, हमारा कल्चर हिंडर हो रहा है और नेचुरली ये देश के लिए नुकसान है। तो ये प्रॉब्लम्स लेकिन ग्लोबल हैं, ये हर जगह हो रही हैं, हर कंट्री में हो रही हैं और कल्चरल एक्सचेंज भी इसका वन ऑफ द रीजंस हो सकता है और उसका रेमेडी भी हो सकता है। जी, कल्चरल एक्सचेंज मींस जो दूसरे देश की सभ्यताएं हमारी सभ्यता में मिलती जा रही, जैसे हमारा जो कल्चर है वो वेस्टर्नाइज होता जा रहा है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस काफी आ रहा है। मेरा ये यहाँ पे एक कहना है कि जरूरी नहीं कि वेस्ट की हर चीज गलत है या खराब है, उनके कल्चर में भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन हम अट्रैक्ट ही उन चीजों की तरफ होते हैं जो हमारे यहाँ नहीं होती चीज। तो नेचुरली हम उनसे भी हम गलत चीजें ही ज्यादा अडेप्ट कर रहे हैं। तो हमारा ये अडेप्टेशन अगर हम पॉजिटिव चीजों पे जाएंगे तो कल्चरल एक्सचेंज कभी नुकसान नहीं करेगा। जैसे हम उनसे कल्चर एक्सचेंज कर रहे हैं, हम उनकी चीजें अडेप्ट कर रहे हैं, वैसे ही वो भी हमारी चीजें अडेप्ट कर रहे हैं। बट डिफरेंस वही हमारी सोच का आ जाता है। हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि क्या चीज सही है, क्या हमें दूसरे कल्चर से लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए। जैसे अगर आप एक एग्जाम्पल में दूं तो वेस्ट में ये यूरोपियन कंट्रीज में वेस्ट में ये कल्चर है कि आप अपने काम खुद करिए। ये एक बहुत अच्छा कल्चर है जो इंडिया में कम पाया जाता है। यहाँ रईसी का मतलब है कि आप अपने काम दूसरों से करवाइए। वहाँ चाहे कितने ही रईस हो जाते हैं लोग, वो कोशिश करते हैं कि अपने मैक्सिमम काम खुद करें। तो अगर हम पॉजिटिव एडेप्टेशन रखें तो हम इन आदतों को क्यों नहीं फॉलो करते। जी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा यूथ है कहीं ना कहीं वो वेस्टर्नाइज होता जा रहा है और वेस्टर्नाइज में भी गलत चीजें अडॉप्ट कर रहा है। जो कैटेगरी ऑफ यूथ गलत चीजें अडेप्ट कर रहा है वो कैटेगरी हमारे लिए मुसीबत बनते जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि सभी ऐसा कर रहे हैं, जो लोग लेवल हेडेड हैं वो ये जानते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, इस वजह से वो पॉजिटिव चीजें भी अडेप्ट कर रहे हैं। मींस हमें तालमेल बना के चलना पड़ेगा। अगर हम कोई चीज गलत भी कर रहे हैं तो वी कैन रेक्टिफाई इट, हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड अगर हम कोई चीज सही कर रहे हैं तो वी कैन मेक अदर पीपल लर्न दैट। बिल्कुल, आप में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आपके कल्चर को दूसरे फॉलो करें। मींस यूथ में हमने जो आज पहली प्रॉब्लम डिस्कस की वो कहीं ना कहीं कल्चर में वो डिस्गाइज होते जा रहे हैं। तो अपने कल्चर को भी अपने साथ बनाए रखना है। आप अपने कल्चर को रिजिडली नहीं, फ्लेक्सिबली रखिए और उसके ऊपर बिलीव करिए कि आपने जो सीखा है, आपके जो संस्कार हैं वो अच्छे हैं और उसके ऊपर अगर आप अपने आप को ढालते हैं, उस हिसाब से बिहेव करते हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है पर्सनालिटी की। और उसमें फिर आप जब अब्रॉड जाते हैं, आप अपने कल्चर को, अपनी कंट्री को जब रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको एक एडिशनल कॉन्फिडेंस देता है, दूसरों में आपका इम्प्रेशन बढ़ता है। आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड मैम, जैसे कि कल्चर की बात की, कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो यूथ फेस करता है। कई बार ऐसा होता है कि वो अनलोइंग, जैसे आपने कहा कि वो अनलोइंगली वैसा कर रहा है, तो वो क्या हैबिट्स बन जाती हैं? जी हाँ, हैबिट्स ही होती हैं, लेकिन एक टर्म यूज होता है एडिक्शन। हैबिट और एडिक्शन में डिफरेंस है। एडिक्शन वो है जिसको किए बिना आपकी जिंदगी अधूरी हो जाती है, आप डिप्रेशन का शिकार होने लग जाते हैं, आप सोचते हैं ऐसा। हैबिट वो है जो जिसके बारे में आपको पता है। जैसे कई लोग जो है नाखून दांत से काटते हैं, ये उनकी एक हैबिट बन जाती है, लेकिन वो ये जानते हैं कि ये गलत हैबिट है और वो उसको रिमूव करने की कोशिश भी करते हैं। एडिक्शन होता है जो आप एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंड होने लगते हैं, नॉट अमंगस्ट योर ओन थिंग्स। तो जो एडिक्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी यंगस्टर्स में, वो है ड्राइविंग का एडिक्शन, बॉयज में बहुत ज्यादा पाया जाता है, फास्ट ड्राइविंग करेंगे। गेमिंग का एडिक्शन है, गेम जोन में जाके बहुत टाइम स्पेंड करना। गैम्बलिंग का एडिक्शन है, इंटरनेट का एडिक्शन है। आमतौर पे जैसे एडिक्शन सुनने में आता है, हम लोग सोचते हैं कि अल्कोहल का एडिक्शन होता है या ड्रग एडिक्टेड होते हैं लोग, बट ये भी है एडिक्शन, लेकिन जो आप जो बात कर रही थी कि बिना रियलाइज किए जो एडिक्शंस होते हैं, खाने का एडिक्शन होता है लोगों को,
ओवर ईटिंग इज एन एडिक्शन। खाते खाते वो भूल जाते हैं कि वो एक्सेस खा रहे हैं, विच लीड्स टू ओबेसिटी, जो हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। इंटरनेट का एडिक्शन है, मोबाइल्स का एडिक्शन है, रिलेशनशिप्स का एडिक्शन है, शॉपिंग का एडिक्शन है। ये स्टेज एडिक्शन होती है। जी मीन्स मैम आपने एक और चीज कहा था, शॉपिंग भी एक एडिक्शन है। शॉपिंग एडिक्शन है जो नॉर्मली गर्ल्स में ज़्यादा पाया जाता है, और ये एडिक्शंस हार्मलेस हैं, लेकिन उतना ज़्यादा हार्मफुल मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैच्योरिटी आने के साथ आपको रियलाइज हो जाता है, आपकी अर्निंग खुद की होती है जब, तो आपको अपनी लिमिटेशन समझ में आती है। तो ये एडिक्शन ऐसा है कि जो नॉर्मली जो लोग खुद अर्न नहीं करते वो ज़्यादा शॉपिंग एडिक्टेड होते हैं, और जो खुद अर्न करते हैं वो खुद ही अपने आप में कंट्रोल हो जाते हैं। माँ बाप भी कहते हैं ना, जब आप कमाएंगे तभी आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी। जी हाँ। दूसरे एडिक्शंस जो टीनेज से शुरू हो जाते हैं, जो हार्मफुल हैं बहुत ज़्यादा, एक है च्युइंगम। बच्चे रियलाइज ही नहीं करते कि च्युइंगम खाने के साथ वो कब उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। च्युइंगम, उसके बाद वही चीज़ आगे ले जाती है आपको तम्बाकू, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स एक्सेट्रा। तो एक एडिक्शन जो आपने टीनेज में, प्राइमरी टीनेज में स्टार्ट किया था, वो सेकेंडरी टीनेज आने तक या एडोलेसेंट आने तक उसका जो फॉर्म है वो इतना बड़ा होता चला जाता है कि वो फिर सोसाइटी के लिए हार्मफुल होने लग जाता है। मीन्स वो आपके दिमाग को वो मेंटालिटी है कि आपको खाते ही रहना है, खाते ही रहना है। कई लोग खाना अवॉइड करने के लिए च्युइंगम खाना शुरू करते हैं कि हम एक्सेस फूड इनटेक न लें, इसलिए च्युइंगम शुरू करते हैं। कई लोग जो है अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए, कुछ फिलॉसफीज ये कहती हैं कि अगर आपको फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, तो च्युइंगम खाते खाते आप बेटर कंसंट्रेट करते हैं। बट आपका दिमाग तो कहीं और डाइवर्टेड ही रहता है, आपका एक पार्ट ऑफ ब्रेन ऑलरेडी बिजी है। तो बेहतर होगा कि आप इन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व मत रखिए। ये जो एडिक्शंस हैं, एक तो ये टीनेज से शुरू होते हैं, एडोलेसेंट पे जाके ख़त्म नहीं होते, ये ज़िंदगी भर उस इंसान के साथ चल सकते हैं अगर हम इसको अलर्टली फॉलो नहीं करें। मैम जैसे अभी आपने कहा था, रिस्क फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कई लड़के ऐसे होते हैं जो फास्ट ड्राइविंग करते हैं, उनके दिमाग में एक रिस्क फैक्टर होता है, तो शायद ये एज का भी कारण ये है। डेफिनेटली मैं कहूँगी एज का है कारण। आपको बता दूं कि हमारे जो आईज के बीच का पार्ट होता है ब्रेन का, वो पार्ट बेसिकली कंट्रोल पार्ट होता है, और ये लास्ट में डेवलप होता है। बॉडी के साथ डेवलपमेंट जब ब्रेन का शुरू होता है, तो दिस पार्ट गेट्स डेवलप्ड अराउंड व्हेन द पर्सन इज 24 इयर्स 24-25 इयर्स की एज होती है। आई एम स्टिल इन एज ऑफ डेवलपिंग इट। अब जब तक ये कंट्रोल पार्ट पूरा डेवलप नहीं हुआ है, तब तक आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती है। आप अपने डिसीजंस खुद लेने लायक नहीं, तभी तो बच्चों के डिसीजंस बड़े लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है कि यंगस्टर्स जो हैं अपने खुद के डिसीजंस ले सकें। जब इंसान डिसीजन लेने की एज में नहीं आया है, तो उसकी रिस्क टेकिंग जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। वो हर नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश करता है। कोई नुकसान हुआ तो देखा जाएगा वाला एटीट्यूड होता है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो खर्चा करने में हो, चाहे वो स्पीड के साथ हो, हर चीज़ में रिस्क है। तो एडोलेसेंट एज में ये रिस्क लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब आप सोचिए कि ब्रेन ऑलरेडी मैच्योर्ड नहीं है, आपकी रिस्क टेकिंग टेंडेंसी बढ़ी हुई है, उसी के तहत आपने टीनेज से अपनी हैबिट्स में टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, ये सब अगर शुरू कर दिया, तो ये चीजें वैसे ही आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कम कर देती हैं। वो आपके दिमाग को और एडवर्सली इफेक्ट करती हैं। कुल मिला के ये जो एक्सटर्नल केमिकल्स हैं प्लस आपका अंडर डेवलप्ड ब्रेन, ये मिला के आप अगर सोचिए तो ये एक बहुत बड़ा सुसाइडल कॉम्बिनेशन बन जाता है उस व्यक्ति के लिए, जो उसके लिए तो हार्मफुल है ही, साथ में उसके सराउंडिंग, उसकी सोसाइटी, उसकी फैमिली, हर किसी को अफेक्ट कर देता है। आपने मुझे कई एग्जाम्पल्स बताए एडिक्शन के, बट मैं अगर किसी पर्सन को देख रही हूँ, तो अगर मैं उसके साथ दिन भर नहीं रह सकती, इफ अ पर्सन आई एम विद हिम विद 2 hours, तो आई कैन सी हिम चूइंग द च्युइंग गम। मैं और क्या क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं उनमें जिन्हें देखकर मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, या हमारे व्यूअर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ दैट पर्सन इज एडिक्टेड और उसे हेल्प की जरूरत है?
देखिए, अगर आप एक एडिक्टेड पर्सन को मॉनिटर करें थोड़ा सा ध्यान से, तो आप पाएंगे कि कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो हर तरीके के एडिक्शन से फर्क पड़ता है। च्युइंगम को हम उतना एक्सट्रीम केस में ना माने अगर, क्योंकि वो आदत आप छुड़वा सकते हैं आराम से, थोड़ा सा काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। बट अदरवाइज टोबैको, पान मसाला, अल्कोहल है और ड्रग्स हैं, ये चार अगर हम, जो कि सोसाइटी के लिए ज़्यादा हार्मफुल हैं, व्यक्ति के लिए नुकसानदायक हैं, इन एडिक्शंस में आप एक नॉर्मल सिम्टम देख सकते हैं, इवन सेक्सुअल एडिक्शंस में, कि स्टूडेंट का जो ग्रेड है, स्कोर ग्रेड, वो अचानक कम होने लगेगा, उसका कॉलेज में या स्कूल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट हॉबीज़ में से ख़त्म होने लगेगा, या तो बहुत ज़्यादा उसे नींद आएगी या उसे बिल्कुल नींद नहीं आएगी, दोनों में से एक कोई भी चीज़ सही नहीं है, या तो उसका खाने पे बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाएगा वो अपने हेल्थ के लिए, और या फिर वो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। हेल्थ कॉन्शियस जैसे, या हाइजीन कॉन्शियसनेस में भी वही है, या तो क्योंकि उनके अंदर खुद ही उन्हें, देखिए हर एक के पास एक कॉन्शियस है, हर कोई जानता है कि वो गलत कर रहा है, अंदर से आपको पता होता है, आप खाली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो गिल्ट आपके अंदर कहीं ना कहीं रहता ही दबी रहती है, तो उस गिल्ट के तहत ये एबनॉर्मलिटीज बिहेवियर में आप ऑब्जर्व करेंगे जो पर्सन एडिक्टेड होता है उसके। उसमें नॉर्मली इरिटेटेड रहेगा व्यक्ति, रूल्स तोड़ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है कि हम नहीं मानेंगे कोई भी बात आपकी। उसके बाद मॉरल वैल्यूज उसकी ख़त्म होने लग जाती हैं, और सुसाइडल थॉट्स आते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, क्रिमिनल अप्रोच हो जाता है। पर्सनालिटी के जो भी डार्कर साइड्स होते हैं उसकी तरफ इंसान ज़्यादा हो जाता है, टेंशन में भी रहने लग जाता है, और सोसाइटी से अपने आप को अलग, अलूफ, इंट्रोवर्ट होता चला जाएगा। लेकिन ये एक कॉमन से सिम्टम्स हैं जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिनको आप देखते ही समझ जाइए कि ये व्यक्ति या ये यंगस्टर किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है। अब यही चीज़ें जब लार्जर स्केप में आ जाती हैं, तो आप पाएंगे कि ऐसे लोग जो हैं वो अपने पुराने फ्रेंड्स को छोड़ के नए फ्रेंड्स बनाने में इंटरेस्टेड रहते हैं। मतलब पुराने लोग जो उनके साथ एसोसिएटेड रहते हैं, वो उनको अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पुराने लोग उनकी असलियत समझेंगे, जल्दी समझेंगे, तो वो पुराने लोगों को अवॉइड करेंगे, नए ग्रुप में मूव करना पसंद करेंगे हमेशा। ग्रुप इन्वॉल्वमेंट बढ़ता चला जाता है। ये हमेशा एक गैंग में रहते हैं, मीन्स हम कह सकते हैं कि उनकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती चली जाती है। वो मतलब अकेले डिसीजन नहीं लेंगे, हर समय उन्हें एक गैंग चाहिए, गैंग इन्वॉल्वमेंट बढ़ता दिखेगा। लॉफुल इलीगल एक्टिविटीज में भी ये फंस जाते हैं, और लॉफुली ये प्रॉब्लम में आना शुरू हो जाते हैं। चाहे आप ये प्रॉब्लम आप कितनी भी छोटी लेवल पे भी देखें, मतलब स्कूल लेवल हो या कॉलेज लेवल हो, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये पर्सन किसी न किसी गलत हैबिट में इन्वॉल्व होते जा रहा है, जो कि टुवर्ड्स एडिक्शन मूव हो चुकी है। जो भी लोग एडिक्टेड होते हैं वो अपने आप को इंक्यूबेट कर लेते हैं, वो अपने आप को कवर कर लेते हैं, और अमूमन वो रॉन्ग चीजों से ही पड़ जाते हैं। वो एक बहाना जरूर आपको ऐसा बता देंगे कि ये रीजन था और मेरा एडिक्शन इस वजह से है, और मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मेरा एडिक्शन सही है। मींस दे ऑलवेज हैव एन एक्सक्यूज फॉर इट। तो हमें उनको पेशेंटली पहले तो कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। फैमिली हैज टू प्ले अ वेरी बिग रोल इनटू इट, स्पेशली जो अल्टीमेट पेरेंट्स हैं, उनको बहुत ही अलर्ट रह के, बात करके, कम्युनिकेट करके यंगस्टर्स को या अपनी फैमिली में जो एडिक्टेड मेंबर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनका मजाक न उड़े, उनसे ओवर सिंपैथी कोई ना करे फैमिली में, उन्हें किसी भी टाइप के अब्यूज से बचाइए, चाहे वो साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल या फाइनेंशियल हो। आप उनको सपोर्ट इस ढंग से मत करिए कि उन्हें पता चले कि वो सपोर्टेड है। जब भी ये रियलाइज करेंगे कि वो बीमार हैं, तो उन्हें एक नया बहाना मिल जाएगा, क्योंकि मैं बीमार हूँ इसलिए मेरा एडिक्शन जस्टिफाइड है। सो हमें बेटर ये है कि हमें उन्हें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा रियलाइज करवाना है। मैम, अगर ये प्रॉब्लम इनिशियल लेवल्स पे है तो पेरेंट्स आई थिंक हेल्प कर सकते हैं। पेरेंट्स बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। जब ये बढ़ती जाती है तो डेफिनेटली टीचर्स का भी हेल्प वो ले सकते हैं, कॉलेजेस में या स्कूल्स में जो टीचर्स हैं।
अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम कंट्रोल से बाहर जा रही है तो मेरे ख्याल से उन्हें फिर मेडिकल हेल्प और या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाना चाहिए। लेकिन पहला अप्रोच उनको खुद करना है। बहुत ध्यान रखिए कि आपके जो घर के बच्चे हैं या इस टाइप के जो यंगस्टर्स हैं उनका पीयर ग्रुप क्या है, क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके फ्रेंड सर्कल में। फ्रेंड्स के साथ इंटरैक्ट पेरेंट्स का करना ज़रूरी है, साथ में फ्रेंड्स के पेरेंट्स के साथ भी आपका इंटरैक्शन उतना ही ज़रूरी है। वो आपको बताता है कि ये किस टाइप के बैकग्राउंड के लोगों के साथ मिल रहा है, तो आप उससे रियलाइज़ कर सकते हैं कि हमारे बच्चे की मेंटालिटी किधर डाइवर्ट हो रही है। आप उसको ह्यूमिलिएट मत करिए। आप पहले तो ये उससे नफरत करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको ये रियलाइज़ करना है कि अगर आज आपकी फैमिली का कोई इस लेवल तक एडिक्टेड हो गया है, जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें कहीं आपका भी दोष था। और पहले आप अपने आप को एनालाइज करिए, फिर आप उस यंगस्टर को हैंडल करना शुरू करिए। दूसरा एक मैं बहुत अच्छा सोल्यूशन शायद दे सकती हूँ कि जैसे हर एडिक्टेड पर्सन कहता है कि उसे ये दुख था, ये परेशानी थी, ये इनकन्वीनियंस था जिस वजह से उसने एडिक्शन अडेप्ट किया और वो बहुत खुश है। नशे में आने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि दुनिया में बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, और जब वो नशा नहीं करता तो उसे रियलाइज़ होता है कि दुनिया में दुख ही दुख है। तो आप उसे हर वीकेंड पे या जब भी आपके पास टाइम हो, आप उसे बजाय किसी सत्संग में ले जाने के, बजाय किसी संत महात्मा के साथ उसका इंटरैक्शन, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उन्हें रिलीजियसली डाइवर्ट करने की कोशिश आई थिंक कि वो एक बहुत ज़्यादा करेक्ट स्टेप नहीं है। आप उसको ले जाइए किसी ऑर्फनेज में ले जाइए जहाँ पे दुखी बच्चे हैं। आप उसको ऐसे जहाँ फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स या बच्चे जो हैं जो अपनी लाइफ को पॉजिटिव सेंस में जी रहे हैं इवन आफ्टर बीइंग फिजिकली डिसेबल्ड, आप ऐसी जगह ले जाइए और ओल्ड एज होम्स में ले जाइए। उन्हें ये एहसास दिलाइए कि केवल वो ही नहीं है दुनिया में जो दुखी हैं, उनसे बुरी स्थिति में भी कई लोग हैं। तो ये यंगस्टर्स में जब ये फीलिंग डेवलप होने लगती है तो उन्हें वो उस गिल्ट से जल्दी बाहर आते हैं। फिर वो शेयरिंग उनकी कैपेसिटी बढ़ती है, चोरी करना छोड़ेंगे, झूठ बोलने से फिर उन्हें डर लगने लगता है। तो अपने आप ही उनमें ये एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, वो अभी कईयों से बेटर हैं और वो अपनी इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। तो उनका वो रीज़न ढूंढने का जो टेंडेंसी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमारा रोल मेनली ये है कि हम उनको उन रीज़न से बाहर निकालें और उन्हें दिखाएं कि दुनिया में वो ही नहीं है जो दुखी है और वो ही नहीं है जिनके ऊपर दुनिया टिकी है। उनके मर जाने से या उनके जी जाने से सराउंडिंग को फर्क पड़ता है। ये एहसास उन्हें दिलाना ज़रूरी है कि वो स्पेशल है हमारे लिए। वो अपनी लाइफ को एडिक्ट होके बर्बाद नहीं कर सकते, उनकी लाइफ हमसे जुड़ी हुई है और वो अपनी लाइफ को एक बेटर मोड़ दे सकते हैं ऐसे लोगों को हेल्प करके जिनको उनकी ज़रूरत है। जी मैम, आज हमने बात की एडिक्शन की। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, कई मैंने मेल्स और फीमेल्स को भी देखा है, यूथ को देखा है, जो लस्ट होता है उनमें, और एक तरह की लालच होती है ज्यादा पैसे कमाने की, ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने पास लाने की, ज्यादा अटेंशन की लस्ट होती है उनमें। ये लस्ट जो वर्ड आपने एक का यूज किया, ये एक्चुअली इस वर्ड का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा हट के है। नॉट दैट व्हाट यू आर थिंकिंग इज लस्ट, एक्चुअली वो एक अट्रैक्शन है जो आप सोच रहे हैं। लस्ट एक टिपिकल टाइप का अट्रैक्शन है जो बिटवीन जो यंगस्टर्स में आजकल बढ़ रहा है, ग्लोबली बढ़ रहा है। हर कंट्री में ये प्रॉब्लम बढ़ रही है कि टीनेज की एज से ही जो यंगस्टर है वो ये सोचने लगता है, वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, and he wants to spend, या he or she wants to spend more and more time with the person, irrespective of the age of the person, irrespective of social bindings. वो कोशिश करते हैं कि वो उनके साथ जिंदगी को जिएं। कई बार टेक्स्ट करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, मैसेज करते रहेंगे, वो उन्हें टच करने की कोशिश करेंगे, उनको फील करने की कोशिश करेंगे और वो उसमें खुश रहते हैं। कई बार वो मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि ये हमारा प्यार है। ये डेफिनेटली अगर सेम एज में है तो इसे हम प्यार नहीं कह सकते। ये एक टाइप का एक्सट्रीम स्टेज ऑफ इन्फैचुएशन होता है जो शायद कभी कभी चला भी जाता है, कभी कभी नहीं भी जाता है, लेकिन ये
बहुत बड़े बड़े क्राइम करवा सकता है अगर ये डेंजरस लिमिट से आगे बढ़ गया तो कहीं यंगस्टर्स को ये भी रियलाइज करना है कि जो एक फिजिकल टच अवॉइड करें अपने पर्सनालिटी के में कभी भी आप कम्युनिकेट करें तो कम्युनिकेट बाय योर माउथ and your eyes rather than having any physical contact with any person, whether the person is of your own sex या of opposite sex. ये physical contact रखने की जो tendency है ये आगे hidden होती है हमारे अंदर, जो आगे जाके किसी भी क्राइम को प्रमोट कर सकती है। तो कोशिश करिए कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से हो, आपकी आंखों से हो, आपकी बातों से हो, rather than touch. जी, अवॉइड टच। आपको स्टार्टिंग से ही उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन रखने की जरूरत है। और इसमें ये जो लस्ट फीलिंग होती है इसमें एज बार नहीं है। एनी पर्सन कैन बी अट्रैक्टेड टू एनीबॉडी एट एनी टाइम। तो लेकिन ये जो फीलिंग है ये हार्मोनल चेंजेस की ड्यूरेशन में ही आती है। तो यूजुअली ये एडोलेसेंट एज में या टीन एज में ही डेवलप होती है। बड़े होने के बाद आप वो पुरानी बातें याद करते हैं कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी फिल्मी हस्ती को लेके आप कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं यंग एज में। बड़े होने के बाद आप रियलाइज करते हैं कि हाँ, जब मैं छोटा था या छोटी थी तो ये पर्टिकुलर हीरो या हीरोइन मुझे बहुत पसंद। ऐसे यंगस्टर को ये रियलाइज करना होगा कि अगर ये फीलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो वो अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। वो कोशिश करें कि वो दूसरे कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व हों। जैसे सपोजली एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आप उनसे बात करिए। डेफिनेटली आप जितना बात करेंगे आप उतना सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि अपने मन को दुखी करना सही नहीं है, इज नॉट अ सोल्यूशन। आप सेटिस्फाइड रहिए, उस व्यक्ति के साथ भी रहिए, लेकिन आप उसके साथ दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होइए। अगर वो सपोजिटली आपके फैमिली का कोई मेंबर है तो आप उसके साथ दूसरे काम भी करिए, सिर्फ बातें ही मत करिए। आप उसके साथ इन्वॉल्व होके कोई बिजनेस शुरू करिए, आप उसके साथ इन्वॉल्व होके कोई काम शुरू करिए, इंटरैक्ट करिए, सोशल वर्क करिए। तो आप अपने आप रियलाइज करेंगे कि आपने जिसको प्रेज किया है वो उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और आप का शायद एप्रिसिएशन लेवल बढ़ेगा लेकिन क्राइम की टेंडेंसी कम हो जाएगी। एंड मैम आपने भी कहा कि काम करिए। कई बार बट यूथ ऐसा होता है जो अनएम्प्लॉयड होता है। वो ऐसा सोचता है कई बार कि नहीं मुझे काम ही नहीं करना है, या कुछ ऐसे डिप्रेस हो जाते हैं। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप में यंगस्टर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार तो अनएम्प्लॉयमेंट उनकी खुद की एडेप्टेड अनएम्प्लॉयमेंट है कि वो खुद ही नहीं करना चाहते। यूथ के साथ साथ पूरी सोसाइटी की भी प्रॉब्लम बन जाती है, फिर कंट्री की भी प्रॉब्लम बन जाती है। बिल्कुल। और कई बार ऐसा है कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी होती हैं, या आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप अपने आप को मिसफिट पाते हैं, या फिर रिसेशन चल रहा है, या फिर आपने अपने आप को अपग्रेडेड नहीं रखा है विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड द मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स। तो ये भी रीजंस हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। साथ में कई बार मैंने ये भी देखा है कि जो आपका बचपना है, उस समय जो एडिक्शंस आपने लिए हुए हैं, उस वजह से जो आप में क्राइम टेंडेंसी बढ़ गई है, सेक्सुअल अर्ज बढ़ जाती है, सेक्सुअल क्राइम्स में आप इन्वॉल्व हो गए या वायलेंस में इन्वॉल्व हो गए, तो भी आप इट ऑल लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। आपकी एम्प्लॉयमेंट पे असर डालते हैं, आपका रिकॉर्ड भी खराब हो जाता है और आपकी मेंटल स्टेटस जो होती है वो भी चेंज हो जाती है। और ये वाइस वर्सा है। जब आप अनएम्प्लॉयड होते हैं तो इन चीजों की तरफ आपका ध्यान फिर से ऑटोमेटिकली ज्यादा बढ़ता है। मैम, अनएम्प्लॉयमेंट की जैसे कि बात हो रही है, वहाँ पर हमने देखा कि कई लोग वॉलंटरीली काम नहीं करते हैं और कुछ लोगों को जॉब नहीं मिलती है, तो इससे ओवरकम करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? देखिए, जो लोग खुद ही बाय चॉइस अगर काम नहीं करते हैं तो ये तो अगेन मैं कहूँगी कि ये इनकी फैमिली वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, फ्रेंड्स की बढ़ जाती है कि ऐसे लोगों को मोटिवेट करें काम करने के लिए। मैं कुछ सिंपल एग्जांपल्स दे सकती हूँ। आप उनको हर वीकेंड में पिकनिक ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे डालिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी डालिए। हाँ जी, किसी भी तरीके से आप डालिए। उनके लिए कोई टूर ऑर्गेनाइज करें वो लोग, या कुछ उनको इन्वॉल्व रखने की कोशिश करिए, और उसके साथ उसके कोई एक रिवॉर्ड अटैच कर दीजिए। फाइनेंशियल अगर उन्हें ज़रूरत है तो, और नहीं तो आप उन्हें कुछ दूसरे टाइप का रिवॉर्ड दे सकते हैं, सो दैट विल मोटिवेट देम टू कंटिन्यू बीइंग इन्वॉल्व। और अगर प्रॉब्लम सोशल है तो सोशली तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट रूल्स हैं, कंपनीज की पॉलिसीज़ हैं, वो तो उनकी
पॉलिसीज हैं, उसमें हम इंटरफियर नहीं कर सकते। बट गवर्नमेंट भी कई बार ऐसी चीजें प्रोवाइड करती है, उनके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां अनएम्प्लॉयमेंट वाले लोग जाकर वहां अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं एंड उनकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से उन्हें कॉल आ जाता है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। बट कोशिश करिए कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ अपने आप को ज्यादा मोटिवेट करें। जो काम आप कर सकते हैं आप वो करने के खुश रहिए। बहुत जरूरी नहीं है बहुत बड़ा बिजनेस करें। अगर आपको लगता है कि आप एक शॉप खोल के और नॉर्मल किराना बेच के भी आप अपने आप को एम्प्लॉय कर सकते हैं, मोबाइल्स का बिजनेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप टेक्निकली चाहें तो अपने आप को इंटरनेट से रिलेट करके आजकल घर बैठे बिजनेस होता है, यू कैन गेट इन्वॉल्व विद दिस। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, बस इच्छा होनी चाहिए उसे करने की। और कमाई भी कोई बहुत ज्यादा होना जरूरी नहीं है। हर किसी को मल्टी मिलियनर बनना सपने जरूर सबके वही होते हैं, लेकिन वो किसी भी पर्सनल हैप्पीनेस का एंड नहीं है। इंसान खुशी जो है वो सर्विसेज करके ज़्यादा पाता है देन पैसे कमा के। और कुछ चीज़ें तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे सकती हूँ। जैसे हमारे शहर में भी कई लोग हैं, कुछ अगर नहीं सूझ रहा है तो संडे को एक सोशल वर्क के नाम पे आप अपनी गाड़ी लेके निकल जाइए और अपनी गाड़ी में कुछ गैजेट्स रख लीजिए, जैसे सपोजिटली मोबाइल है, लैपटॉप है या फिर अमीटर है, इस टाइप की चीज़ें, करंट मेजर कैसे करते हैं या इस टाइप की चीज़ें आप रख के और किसी भी स्लम्स के पास जाके आप उन्हें ये एडवाइस दे सकते हैं, उनके बच्चों को सिखा सकते हैं। लेंस ले जाइए, लेंस से धूप की किरणों को अगर आप फोकस करते हैं, पेपर जला के दिखाएं, आप देखिए बच्चे यूं ही बहुत खुश हो जाते हैं। और इस तरीके से आप उनमें एक पढ़ने की तरफ इंटरेस्ट भी डेवलप कर देंगे, उन्हें कुछ हेल्दी हैबिट्स भी आप सिखा सकते हैं। और ये एक सोशल वर्क है। और यहाँ पे कुछ लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट भी एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। दे कैन स्टार्ट विद सम कॉर्पोरेट बिजनेस विद द अनएम्प्लॉयड यूथ। सपोजिटली एक यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है, उसके पास पैसे नहीं है, उसने सोचा कि उसे कुछ बिजनेस करना है। तो अगर वो किसी बिजनेसमैन के पास अप्रोच करता है तो बिजनेसमैन कैन पुट हिज मनी विद द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एनकरेज करने के पार्टनरशिप या कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा कुछ फॉर्म कर सकते हैं। कोऑपरेटिव एक बिजनेस स्टार्ट करिए। 500 रुपए सपोज अनएम्प्लॉयड ने कंट्रीब्यूट किया, आप उसमें 1500 कर दीजिए। कुल मिला के जो प्रॉफिट होगा उसको भी उसी रेशो में आप अगर डिवाइड करके कुछ हेल्प कर सके सोसाइटी को, तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट इन इरेडिकेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट पॉलिसीज और कंपनीज पे डिपेंड करना सोल्यूशन नहीं है। ये मैंने आपको कुछ छोटी चीजें ही बताई हैं जो हम प्रैक्टिकल लेवल पे कर सकते हैं। वेल, आज हमने डिस्कस की और ऐसी यूथ ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स जो कि हम और नॉर्मल लाइफ में फेस करते हैं, बट हमें उसकी जानकारी ही नहीं होती है। पर यहाँ एक तो यूथ की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई है, हम आगे भी बात करते रहेंगे। वो कहते हैं ना, प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होते, देयर आर नो एंड्स एंड अनटिल अनलेस लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लाइफ इज नॉट एंजॉयबल। वेल मैम, आज मैंने आपसे बहुत सारी चीजें सीखी एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक्स फॉर। एंड अब समय हो गया मेरे यहाँ से जाने का, बट आप इंतजार करिएगा मार्गदर्शक के अगले एपिसोड का। नमस्कार।